तो अब तक आपने फ्रॉम सीरीज में देखा किस तरह टाउन के अंदर लोग फंस तो चुके हैं, बट यहाँ से निकलने का अब तक किसी ने नहीं सोचा है। यहाँ पर जिम और जेड मिलके एक प्लान बना चुके हैं एक रेडियो टावर बनाने का, जिसके बारे में इस एपिसोड नंबर 9 में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्रॉम सीरीज को, जहाँ पर टाउन के लोग जुट चुके हैं इस टावर और रेडियो को बनाने के लिए। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन कैनी अपनी मॉम को बता रहा है, बट यहाँ पर कैनी की मॉम जेड को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती है क्योंकि वो लेजी और सेल्फिश है। वहीं पर दोनों का ग्रुप हेल्प कर रहा था जिम और जेड को ये टावर और रेडियो सेट करने में। इन्हीं मोमेंट पे उसका ग्रुप ऑफिस में रुकने लग रहा था टाउन के अंदर, और यहाँ एरिक नाम का बंदा कुछ ज्यादा ही डिप्रेस और सैड नजर आ रहा है। यहाँ पर डोना उसे मोटिवेट करने का ट्राई भी करती है, बट सुबह तक पता चलता है कि उसने कर ली है। ये देख डोना पूरी तरह से टूट चुकी थी, इमोशनल थी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसका टाउन के लोग होप खो दें, और गुस्से में वहां से जाने लगती है। वहीं पर कॉलोनी हाउस में हम कैनी और जिम को देखते हैं, जो थोड़े वरीड थे कि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो टावर को उतना बड़ा बना सके। उन्हें शायद और लकड़ी चाहिएगी। उसी मोमेंट पे डोना वहां पर आती है, जो एक्सप्लेन करती है कि आज एरिक काम पे नहीं आएगा। ये देखकर हर कोई निराश था, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब एरिक ने खुद को खत्म कर लिया है। वहीं पर फातिमा इमोशनल है, क्योंकि वो एरिक को जानती थी। यहाँ पर उसकी मौत के बाद वो समझ नहीं पा रही है, अगर ये टावर और रेडियो काम कर भी जाए तो शायद उनकी लाइफ पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब से इस टाउन में आए हैं उनने इतना कुछ देख लिया है जो शायद उस जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। बट यहाँ पर एलिस उसको सपोर्ट कर रहा था। वहीं पर जेड और जिम एक साथ काम करने के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेड कुछ ज्यादा ही रूड और एरोगेंट है, क्योंकि भैया अमीर आदमी है, पूरी जिंदगी ऐश करी है, उसको किसी के साथ कोऑपरेट करने में क्यों ही मजा आएगा। जिसको देख के जिम फ्रस्ट्रेट होता है और बोलता है कि अगर ये फेल हुआ भी तो वो अपने आप देख लेगा, और प्लीज जेड विक्टर को ढूंढ रहा है तो यहाँ से जाके ढूंढ ले। यहाँ पर अब जेड जाने लगता है विक्टर को ढूंढने के लिए, और जिम खुद ही सारी बैटरीज को सेट करने लगता है। और वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर ही हम कैनी को देख पाते हैं, जो डोना को सपोर्ट करने का ट्राई करता है, बट डोना उससे इस मोमेंट पे बिल्कुल बात करना नहीं चाहती है। नेक्स्ट मोमेंट पे कैनी उससे और लकड़ियों के बारे में बात करता है, तो अब डोना को फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी। वो जाके एक कुल्हाड़ी निकालती है और सीधा फ्लोर को तोड़ने लगती है, और लकड़ी के लिए कि अगर उन्हें लकड़ी चाहिए तो इस घर को तोड़ लो। अगर वैसे भी उनके हिसाब से रेडियो काम करेगा तो घर चले जाएंगे, तो इस घर की जरूरत ही नहीं है उन्हें। ये कहकर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी और अपने इमोशंस को भी, क्योंकि एरिक की खुद खुशी के बाद वो कहीं ना कहीं समझ पा रही थी कि अगर लोगों ने होप खो दी तो शायद एरिक पहला बंदा नहीं है जिसने खुद को खत्म किया हो। और फिर डोना सीधा जाने लगती है कुछ ड्रिंक्स के लिए। यहाँ पर टॉम उसे देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि वो पहली बार आई थी, बट यहाँ पर वो दूसरों से बचने के लिए और अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए आ चुकी है। यहाँ पर कैनी उसके पीछे आके उससे बात करना चाहता है, बट तभी देखते हैं डोना और टॉम दोनों को लगता है कि ये रेडियो काम नहीं करेगा, बट कैनी बिलीव करना चाहता है कि ये काम करेगा, उनके पास होप तो है। बट तभी डोना का कहना था कि जिस दिन ये होप खो जाएगी लोग अंदर से और टूट जाएंगे। उसे दिन याद है जब इस शहर में रहना बहुत ज्यादा खतरनाक था। कैनी उस टाइम पे यहाँ पर नहीं था, उसने वो दिन देखे हैं। अब हालात बेटर हो चुके हैं, वो आराम से रह पा रहे थे। वो क्यों लोगों को फेक होप देने लग रहा है जो कभी ना कभी टूट ही जाएगी। ये कहकर वो इमोशनल होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जब से टेलिस्मेंट आए हैं उनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो गई है इतने बड़े खतरों के बाद। बट वहीं कैनी साफ करता है कि वो यहाँ पर स्टक नहीं होना चाहता है, वो एटलीस्ट ट्राई करेगा घर जाने का, और अगर यही लाइफ है तो मॉन्स्टर हंट तो रियल लाइफ में भी कर ही लेंगे। यहाँ पर डोना का कहना था कि एटलीस्ट ये मॉन्स्टर उनको पता है कि खतरनाक है, रियल वर्ल्ड इससे भी ज्यादा बुरा है। यहाँ पर डोना इस दुनिया को छोड़ के अब जाना नहीं चाहती है। वहीं प्रॉमिस करती है कैनी को कि वो उसे सारा सपोर्ट और केयर करेगी इस पूरे रेडियो प्रोजेक्ट में। ये सुनकर कैनी उसके सपोर्ट को अप्रिशिएट करता है और वापस जाता है कॉलोनी हाउस में लोगों की हेल्प करने के लिए, जहां जिम एलिस को बताने लग रहा था कि किस तरह टावर लगभग कंप्लीट है, रेडियो कंप्लीट है, बट उनको बैटरीज का कुछ करना पड़ेगा। उनको एक इलेक्ट्रिसिटी का परमानेंट सोर्स चाहिए जिससे वो सिग्नल भेज सके। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, और एलिस उससे सपोर्ट करता है कि डोंट वरी, वो फिगर आउट कर लेंगे, पर अब रात हो रही है। ये देखकर जिम सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है, और वहां
हम ईथन, टैबिथा और जूली को देखते हैं जो विक्टर की सारी पेंटिंग्स को उठा उठा कर देखने लग रहे थे और उनको कोई सेंस नहीं बना रहा है। बट तभी ईथन का कहना था कि ये सब एक स्टोरी है, उन्हें स्टोरीज की तरह इस पिक्चर्स को देखना पड़ेगा और वो सेंस बनाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मरने की और मारे जाने की पिक्चर्स बनाई हुई थी विक्टर ने, जिसको देखकर टैबिथा चाहती है कि उसका बेटा ये सब ना देखे। बट ईथन जवान शेर है, उसे लगता है कि वो सब देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। ये देखकर टैबिथा और जूली थोड़े सरप्राइज हैं। बट ईथन का मानना था यहाँ पर उन्हें विक्टर को ढूंढना होगा। ये सारी स्टोरीज कहीं ना कहीं कोई मीनिंग बनाती हैं इस टाउन के बारे में जो विक्टर ने शायद खुद देखा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जाइंट स्पाइडर्स बनाई हुई थी और बहुत सारे लोग डिवावर कर दिए गए हैं शायद किसी सुपरनेचुरल क्रीचर ने। ये सब सोचकर टैबिथा उन दोनों बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, अगर वो रियल वर्ल्ड में चले जाएंगे तो कितनी मस्ती करेंगे उसके बारे में। और उसके बाद उन दोनों को ले जाती है बेसमेंट में और खुदाई करने के लिए। यहाँ पर अब जिम भी आ चुका था और देखता है कि उसकी बेटी जूली अब बेटर फील करने लगी है। वो बताती है किस तरह उसने मॉम के साथ टाइम स्पेंड किया और पता किया कि उसके मदर के इश्यूज क्या थे। उसने अपने एक बच्चे को खो दिया था और उसकी पूरी स्टोरी को जान के समझ पाती है कि इसी वजह से उसके डैड और उसकी मॉम के बीच में इश्यूज थे जो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। और इससे बेटर क्या है कि वो सब मिलकर फाइंड आउट करे कि ये तार आ कहां से रही हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली फिर से यूनाइट हो चुकी थी और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही है। और अब शाम होने लगी थी। यहाँ पर केनी बेल बजाते हुए पूरे टाउन को इन्फॉर्म करता है कि अपने घर चले जाओ, जो बॉयड की ड्यूटी थी। वहीं पर वो देखता है क्रिस्टीन को जो इमोशनल बैठी हुई है उसके पास, उसे अंदर जाने की एडवाइस करता है। पर तभी वो बताती है कि किस तरह एरिक उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो इमोशनल है उसको खोने के लिए। और वो रिक्वेस्ट करती है कैनी को कि अगर उनका प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए रेडियो का तो प्लीज वो निराश ना हो, उसको अगर कुछ भी बुरा लगे वो उसको आके बताए, क्योंकि वो कैनी को अब खोना नहीं चाहती है। ये कह के इमोशनल होने लगती है और हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को लाइक तो करते हैं। बट गाइस, हमारी ये क्यूट सी क्रिस्टी एलजीटीवी की मेंबर है तो शायद ये सिर्फ दोस्त ही रहेंगे। यहाँ जेड भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि उसे ना विक्टर मिल रहा है ना ही बिजली जिसका यूज करके वो रेडियो को काम निकाल सके। बट नेक्स्ट ही मोमेंट पे टियांग चैन जो केनी की मॉम है उसे डांटने लगती है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड सा क्यों घूमता है, अगर उसको बिजली चाहिए तो उसके चारों तरफ है। बट तभी जेड का कहना था कि ये बिजली तार से नहीं आ रही है, बस जल रही है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। बट तभी जेड का शाना दिमाग जागता है और उसे एक आइडिया आता है इस बिजली को यूज करके रेडियो को चलाने का। ये देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वहीं हम देखते हैं टैबिथा को जो खोदने के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अपने बच्चों की आवाज सुन ऊपर जाने लगती है सीढ़ियों के। तभी उसे एक विजन आता है कि वो अकेली टाउन में घूमने लग रही है। नेक्स्ट ही मोमेंट पे वो वुडन स्टेयर्स एकदम पत्थर की स्टेयर में बदल चुकी थी। उसे अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बच्चे को खिलौने दिखते हैं और एक दीवार पे बहुत सारी डेट्स लिखी हुई थी अलग अलग नंबर और स्टाइल में, जिसके बारे में हम स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे, इसकी थ्योरीज के बारे में तब बात करेंगे। और देख पाती है अपने हस्बैंड को जो ऊपर लटका हुआ था, ये किसी तरह का लाइट हाउस टावर था जिसकी आवाज सुन के वो डर के उठती है और ये सारे विजन देख के वो घबरा चुकी थी, जैसे कि उसकी मेमोरी ट्रिगर कर रही हो या फिर टैबिथा इस टाउन के अंदर पागल हो रही है जैसे बॉयड की वाइफ एबी हुई थी। और लास्ट में हम बॉयड को ही देखते हैं जो सैरा के साथ जंगलों में उस केव तक पहुंचता है और प्लान करता है कि आज रात को यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि इससे आगे वो पहले कभी गया नहीं है तो अगली सुबह ही शुरुआत करेंगे। यहाँ पर दोनों रुकते हैं और अगले दिन कंटिन्यू करते हैं अपने सफर को, जहाँ पर उन्हें डायरेक्शन का तो नहीं पता है बट मार्किंग करते हुए आगे बढ़ने लग रहे थे। यहाँ पर बॉयड का बार बार क्वेश्चन था, सैरा जैसी लड़की किसी बच्चे को कैसे मार सकती है, जब कोई भी क्रीचर उसको कान में आके कुछ भी कहे उसने ऐसा किया क्यों, ये बहुत गलत है। बट तभी सैरा का कहना था कि ये उसके हाथ में नहीं है, उसको समझे। बट बॉयड का कहना था कि बच्चे को मारना कैसे पॉसिबल हो सकता है। बट तभी सैरा डरते हुए बताती है कि इन वॉइसेस ने कहा कि अगर उस बच्चे को नहीं टपकाया तो शायद उसका भाई और ये टाउन में सब लोग खत्म हो सकते हैं। उसे पता था कि 2 गार एक दिन में आने वाली हैं, वो एक स्पेशल इवेंट है और उसे ये सारी चीजें वॉइसेस बता रही थी। प्लीज उसकी बात को समझे, वो सबकी जान बचाना चाहती थी। यहाँ पर बॉयड उसके इमोशनल ड्रामे को देखकर उसकी हथकड़ियां खोलता है और उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बिलीव करने लगा था कि ये जानबूझ के तो नहीं करेगी, शायद ये वॉइसेस उन्हें यहाँ से निकलने का शायद कोई रास्ता भी बताएं। और तभी उन्हें सुनाई देती है बेल्स की आवाज। बट तभी उसका पीछा करके पता लगाते हैं ये तो बेल्स नहीं, बॉटल्स हैं
जो एक पेड़ पे लटकी हुई थी। यहाँ पर उनके अंदर कुछ पेजेस भी थे जिसको देखकर बॉयड उन्हें उतारने की कोशिश करता है, बट तभी उसकी आवाज सुन सैरा चिल्लाने लगती है। उसको सर में दर्द होने लगता है, जैसे कि ये वॉइसेस उससे कुछ कहना चाह रही हो। यहाँ पर किर्राते हुए दर्द में सैरा बेहोश हो जाती है। यहाँ पर बेहोशी की हालत से जब उठती है तो रात हो चुकी थी। यहाँ पर बॉयड ने अपना कैंप सेट कर दिया है और टेलिस्मेंट भी लगा दिया है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर उसके कैंप में एंटर ना कर सके। पर सैरा का कहना था उन्हें यहाँ पर कभी नहीं आना चाहिए था। जो वॉइसेस उसे सुनाई दी वो नॉर्मल नहीं थी, इस बार एक लेडी की वॉइस थी जो उन्हें साफ आगाह कर रही थी कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वहीं पर बॉयड बताता है कि उसने एक बोतल उतार ली जिस पे 1864 डेट लिखी हुई थी, तो शायद ये कोई सबूत हो सकता है। बट तभी सैरा का कहना था कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर वो लेडी की वॉइस उसे बार बार कह रही थी कि ये उनका सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर उन मॉन्स्टर से खतरनाक चीजें हैं इस जंगल में और वो सेफ नहीं है। और ये बात उसे मिस्टर फिशरमैन को भी बतानी होगी, जो बॉयड का निकनेम था आर्मी में। ये सुन के बॉयड सरप्राइज हो चुका था कि उसको ये सारी बातें कैसे पता है। और तभी वहां पर उनका टेंट शेक होने लगता है और वो घबराते हुए अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिस मोमेंट पे टेलिस्मेंट भी गिर चुका था। जल्दी से बॉयड टेलिस्मेंट को वापस लगाता है और एक हॉर्न को सुन पा रहा था जिसकी आवाज एक लाइट के साथ उसके टेंट में बार बार आ रही थी। मतलब आसपास कोई लाइट हाउस है जिसको सुन उसे भी समझ आ रहा है कि शायद वो सेफ जोन से बहुत ज्यादा बाहर आ चुके हैं। अब देखते हैं इनके साथ अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।